हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्रोग्राम मेंटोर। ठीक है। तो भाई देखो, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए वो है सी शार्प प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है। जिस तरह से आप जानते हैं, मैं काफ़ी टाइम से सी शार्प प्रोग्रामिंग को कवर करवा रहा हूं। ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सी शार्प 10 के कुछ फीचर्स आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं। ठीक है। तो सी शार्प डेवलपर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है कि सी शार्प 12 इस वक्त मार्केट में आ चुकी है। ठीक है। 2023 के अंदर आ चुकी थी हमारे पास ये सी शार्प 12। लेकिन कुछ टॉपिक थे, कुछ फीचर्स थे सी शार्प 10 के, जो कि मैंने कवर नहीं करवाए थे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर वो कुछ फीचर्स मैं आपको कवर करवाऊंगा और बाकी के फीचर्स फिर हम आगे जाके उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से गुजारिश है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखो सी शार्प लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। एज ऑफ नवंबर 2023 द मोस्ट रिसेंट स्टेबल वर्जन ऑफ द लैंग्वेज इज सी शार्प 12 which was released in 2023 in .NET 8.0। ठीक है। देखो यहाँ पे साफ लफ्जों में बता रहा है कि आज की तारीख के अंदर, देखो आज जो डेट है वो है 1 जनवरी 2024। ठीक है। आप सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर भी मुबारक हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि सी शार्प 12 मार्केट में आ चुकी है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सी शार्प 12 के फीचर्स को और 11 के फीचर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम जो फीचर्स डिस्कस करेंगे वो होंगे किसके, आपके पास सी शार्प 10 के। ठीक है। तो ये जब सी शार्प 10 के फीचर्स में कवर करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ये 11 और 12 के जो फीचर्स हैं। ठीक है। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सी शार्प 10 के न्यू फीचर्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी शार्प के अंदर कौन कौन से फीचर्स हमें मिलते हैं। अच्छा देखो, फीचर्स बताने से पहले, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये जो सी शार्प 10 के फीचर्स हैं इज सपोर्टेड ऑन .NET 6 एंड विजुअल स्टूडियो 2022। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि जो सी शार्प 10 ये सपोर्टेड है, ये .NET 6 फ्रेमवर्क के साथ सपोर्टेड है। और विजुअल 2022 मतलब विजुअल स्टूडियो जो हम यूज़ करते हैं उसका जो 2022 वर्जन है, उसके अंदर ये जो सी शार्प 10 है ये सपोर्टेड है। मतलब इसके जितने भी फीचर्स होंगे वो आपको .NET 6 और विजुअल स्टूडियो 2022 के साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो अपडेटेड नहीं है तो उसको अपग्रेड कर लो, ताकि जो सी शार्प 10 और .NET 6 के जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओ। ठीक है। तो अब आ जाओ फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो द सी शार्प 10 फीचर्स आर, भाई देखो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको 3 फीचर्स बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो बाकी के हमारे फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहला फीचर यहाँ पे आ जाता है ग्लोबल यूजिंग्स। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है नल पैरामीटर चेकिंग। ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर आया है और डेवलपर्स की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है इस फीचर्स की वजह से। ठीक है। फिर देखो थर्ड है फाइल स्कोप्ड नेम स्पेस। ठीक है। तो ये 3 फीचर्स हैं सी शार्प 10 के अंदर जो लॉन्च हुए हैं, इसको हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल यूजिंग्स की। ठीक है। तो भाई देखो ग्लोबल यूजिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है। भाई पहले तो आप ये देखो कि हम यूजिंग को यूज़ कहाँ करते थे। ठीक है। भाई देखो जब भी हमें कोई नेम स्पेस यूज़ करना होता था अपने फाइल के टॉप पे, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, यूजिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते थे। ठीक है। यूज़ करके हम किसी भी नेम स्पेस को अपनी फाइल के अंदर यूज़ कर लेते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल यूजिंग से क्या मुराद है, ठीक है, पहले इसको समझो। तो यहाँ पे देखो ये सिंटैक्स है इसका। ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो सिस्टम एक नेम स्पेस है, उससे पहले हम यूजिंग का कीवर्ड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो उससे पहले लगा हुआ है ग्लोबल का कीवर्ड। अब ग्लोबल का ये जो कीवर्ड है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझो। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन C# 10 you can now declare your using statements with a global keyword। मतलब जहां पे भी आप यूजिंग स्टेटमेंट यूज करके नेम स्पेस को इंपोर्ट कर रहे होते हो, वहां पे आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल कीवर्ड लगा सकते हो। ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, दिस मीन्स दैट द यूजिंग डायरेक्टिव प्रीसीडिंग विद द ग्लोबल कीवर्ड अप्लाइज टू द एंटायर प्रोजेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे यूजिंग सिस्टम से पहले अगर आपने ग्लोबल का कीवर्ड लगा दिया, इसका मतलब वो सिर्फ एक फाइल तक महदूद नहीं रहेगा,
मतलब ये जो आपका नेम स्पेस है ये सिर्फ एक सिंगल फाइल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आपका जो एंटायर प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये वाला नेम स्पेस यूज कर सकते हो, जिससे पहले आपने क्या लगाया है, ग्लोबल का कीवर्ड लगाया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन पुट ग्लोबल यूजिंग्स इन एनी CS फाइल। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास .cs की फाइल होती है ना, जिस तरह आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा उसके अंदर program.cs की फाइल होती है। ठीक है, तो कह रहा है आप वहां पे भी रख सकते हो। देखो बता रहा है कि जो आपकी ग्लोबल यूजिंग्स है, जिसको आप अपने पूरे एंटायर प्रोजेक्ट में यूज करना चाह रहे हो, उसको आप किसी भी CS फाइल में रख सकते हो। ठीक है, एक CS फाइल तो आपको पता होती है program.cs, लेकिन आप अपनी ग्लोबल यूजिंग्स के लिए ना एक सेपरेट फाइल भी बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, और अ स्पेसिफिकली नेम्ड फाइल लाइक ग्लोबल यूजिंग्स.cs। मतलब ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरे जितने भी यूजिंग्स हैं, मतलब मेरे जितने भी नेम स्पेस मुझे यूज करने हैं, उन सबको मैं एक फाइल में क्या कर लूं, उनको रख लूं। ठीक है, और फिर उसी फाइल को मैं हर जगह यूज कर लूं। तो इससे क्या होगा कि एक ही फाइल में आपने क्या किया, अपने सारे जो यूजिंग्स थे, ठीक है, जो नेम स्पेस आप यूज कर रहे हो उसको आपने ग्लोबल बना के एक सिंगल फाइल के अंदर रख दिया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और बहुत बड़ी एक सहूलत है C# डेवलपर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रायर टू C#10, मतलब अगर हम C#10 के अलावा बात करें, वी हैड टू स्पेसिफाई यूजिंग डायरेक्टिव्स एट द टॉप ऑफ ईच फाइल। मतलब जितनी भी हम फाइल्स बनाएंगे, CS फाइल्स बनाएंगे, उसके अंदर वो जो हमें डायरेक्टिव्स हैं, नेम स्पेस हैं, वो हर फाइल के अंदर हमें यूज करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से इसने हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट और आसानी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, ग्लोबल यूजिंग का। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो सेकंड है नल पैरामीटर चेकिंग। ठीक है, नल पैरामीटर चेकिंग, भाई देखो एक प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा दफा ये काम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो फंक्शंस के हों, मेथड्स के हों, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर अक्सर नल आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर नल आ जाता है, और आपको पता है कि अगर नल आ गया, ठीक है, इसका मतलब हमारा आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता, तो वहां पे नल रेफरेंस एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी चीज के लिए C#10 के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर आया है। वो फीचर क्या है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वी यूज टू डू द नल चेकिंग सिमिलर टू द कोड स्निपेट शोन बिलो। ठीक है, मतलब पहले हम क्या करते थे, मतलब जब ये नल पैरामीटर चेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो तब हम क्या करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देखो आपको एक इसने मेथड यहाँ पे दिखाया, उस मेथड का नाम है अपडेट एड्रेस। ठीक है, और ये देखो ये यहाँ पे दो क्या ले रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है, एक इंटीजर है इनवॉइस नंबर, और दूसरा है एड्रेस। मतलब एड्रेस आप इसको एक क्लास कह सकते हो, और ये न्यू एड्रेस क्या है, उसका एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एड्रेस नल हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नल पास कर दे। ठीक है, तो हम C#10 से पहले उसको कैसे चेक करते थे, देखो हमें अपने मेथड के अंदर एक अलग से इफ ब्लॉक बनाना होता था। देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं उसको चेक करवा रहा हूँ कि भाई अगर ये जो न्यू एड्रेस है, मतलब ये सेकंड वाला जो पैरामीटर है, अगर ये नल है, तो क्या करो, यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो। ठीक है, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर दो, आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन, और उसके अंदर बता दो न्यू एड्रेस या कोई भी मैसेज जो आप टाइप करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये वाला जो इफ ब्लॉक है ना, ये समझ लो कि हमें एक एडिशनल काम करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब एक एडिशनल कोड हमें लिखना पड़ रहा है। तो C#10 ने क्या किया, इसी एडिशनल कोड को रिड्यूस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आया है, और वो है नल पैरामीटर चेकिंग। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, जब भी हमें नल चेक करना है तो हमें बार बार ये इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे देखो नल पैरामीटर चेकिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो इन C#10 इफ यू एड डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये क्या बता रहा है कि अगर आप डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हो, कहां पे, टू द एंड ऑफ योर पैरामीटर, पैरामीटर कौन सा था, पैरामीटर था हमारे पास न्यू एड्रेस, इन द एग्जाम्पल बिलो, देन इट ऑटोमेटिकली डज द नल चेकिंग फॉर यू। ठीक है, मतलब अगर आप अपना जो भी पैरामीटर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि भाई नल आ सकता है, उससे पहले आप क्या लगा लो। ठीक है, उसके बाद में एंड में आपने क्या लगाना है, ये दो दफा ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, ये आपने लगाना है। ठीक है, किस तरह से लगाना है, यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये देखो ये वही मेथड है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसके अंदर एक इंटीजर इनवॉइस नंबर का पैरामीटर था, और दूसरा देखो पैरामीटर किस टाइप का था, ऑब्जेक्ट न्यू एड्रेस। तो भाई देखो इसको नल चेक करवाने के लिए कि भाई ये नल पैरामीटर तो नहीं है, ठीक है, इसको चेक करवाने के लिए देखो मैंने क्या किया, अपने न्यू एड्रेस के एंड में क्या लगाया, यहाँ पे देखो
2 दफ़ा मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक हमारे पास जो C#10 है ये ऑटोमेटिक हमें नल चेक इसका करके दे देगी। मतलब जिस तरह मैंने पीछे बताया कि हमें इस तरह से करना पड़ रहा था ना, एक अलग से इफ ब्लॉक यहाँ पे लगाना पड़ रहा था, तो इस केस में हमें ये वाला काम यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने 2 दफ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है एक डेवलपर के लिए, जो कि C#10 के अंदर बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब आ जाओ आगे। अब बात करते हैं फाइल स्कोप्ड नेम स्पेसिस की, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन C#10 यू कैन फॉलो द न्यू वे ऑफ अ नेम स्पेस डेक्लेरेशन एज शोन बिलो। मतलब देखो C#10 से पहले जो भी आप कोडिंग करते हुए आए हो, उसके अंदर नेम स्पेस की जो डेक्लेरेशन होती थी, नेम स्पेस मतलब जिस तरह मैंने बताया सिस्टम नेम स्पेस है और भी बहुत सारे नेम स्पेस हैं, ठीक है। तो उनको हम डिक्लेयर कैसे करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ C#10 के अंदर, यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, सिंपल नेम स्पेस का कीवर्ड यूज करना है और उसके बाद आपका जो भी नेम स्पेस है आपने उसका नाम लिखकर क्या करना है, सेमीकोलन लगा के उसको एंड कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपने काम करना है। लेकिन अगर मैं C#10 से पहले चला जाऊं तो यहाँ पे C#10 से पहले वहां पे कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले हम कैसे काम करते थे, यहाँ पे देखो इन प्रीवियस वर्जन ऑफ द C# लैंग्वेज वी यूज टू डिक्लेयर द नेम स्पेस एज, ठीक है। मतलब C#10 से पहले हम जो नेम स्पेस डिक्लेयर करते थे वो कैसे करते थे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है। देखो हम क्या करते थे, नेम स्पेस कीवर्ड लिखते थे, फिर नेम स्पेस जो भी हमारा प्रोजेक्ट है और फिर जो भी हम नेम स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो हम इसका कर्ली ब्रैकेट ऑन करते थे, मतलब हम इसका ब्लॉक ऑन करते थे एक नेम स्पेस का, और उस नेम स्पेस के अंदर हमें जितनी भी क्लासेस बनानी है, इंटरफेसेस बनाने हैं, वो सारे हम इसी नेम स्पेस का ये जो ब्लॉक है इसी के अंदर बनाते थे, ठीक है। लेकिन C#10 के अंदर ऐसा नहीं है। मतलब ये जो आपको कोड नजर आ रहा है ये प्रायर टू C# है, मतलब प्रीवियस वर्जन्स के अंदर इस तरह का काम आपने देखा होगा जब भी आपने कोडिंग की होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं C#10 की, तो यहाँ पे देखो C#10 के अंदर क्या कह रहा है, हाउएवर C#10 अलाउज फाइल स्कोप नेम स्पेस एज शोन बिलो, नोटिस द रिमूवल ऑफ द ब्रैकेट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें नेम स्पेस के ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, नेम स्पेस का कीवर्ड लगाया और फिर जो भी आपका नेम स्पेस है उसके बाद जो भी आप यहाँ पे देना चाह रहे हो, ठीक है, सिंपल आपने सेमीकोलन लगा के इसको एंड कर देना है। इसका मतलब यहाँ पे आपने अपना जो फाइल का टॉप है उस पर आपने नेम स्पेस डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ये जो पूरा स्कोप है इसके अंदर आप सेपरेटली क्लासेस बना सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको नेम स्पेस का एक कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक ओपन करना है और उसके अंदर आपको सारी क्लासेस बनानी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से करोगे, ऊपर नेम स्पेस आपने डिक्लेयर कर दिया, इस तरह सेमी कॉलन लगा के एंड कर दिया, और फिर देखो आप नीचे जितनी भी क्लासेस बनाओ, इंटरफेसेस बनाओ, वो सारे इसी नेम स्पेस के अंदर इंक्लूड होंगे। मतलब एक अलग से आपको उसका ब्लॉक स्कोप बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फाइल स्कोप नेम स्पेसिस, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, यूजफुल फीचर है जो कि हमें C#10 के अंदर मिला है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 3 फीचर्स बताए, ठीक है। ये के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनको आप भी यूज़ करके देखना, ठीक है। ये 3 फीचर्स हैं। C#10 के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, उसको भी मैं आगे जाके आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।